अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे और पिजन होल प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है पिजन होल प्रिंसिपल, तो उसकी तरफ हम बाद में आते हैं। सबसे पहले हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कर लेते हैं, क्या होता है। डायरेक्ट वो हमारा जो है वो चले गए हैं एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पीछे पढ़ा था ना हमने, दो सेट्स के लिए क्या होता है उसको अगर आप रिकॉल करें। हमने कहा था कि अगर आपने ए और बी का यूनियन लेना है और देखना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, यानी अगर आप एन ऑफ ए यूनियन बी लेते हैं तो वो किसकी इक्वल होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये पिछले लेक्चर में हम पढ़ के आ चुके हैं दो सेट्स के लिए। ठीक है, पहले उससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चलते हैं कि अगर दो से ज़्यादा सेट्स आ जाएं तो फिर क्या सीन होता है। अच्छा जी, कहते हैं हाउ मेनी इंटीजर्स फ्रॉम 1 through 1000 आर मल्टीपल्स ऑफ 3 और मल्टीपल्स ऑफ 5। यानी मल्टीपल्स ऑफ 3 को हम सेट ए में रख लेते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 5 को हम सेट बी में रख लेते हैं। ठीक है, और 1 से 1000 तक नंबर्स हैं, यानी टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, 1000 है। और आपने ए के अंदर देखना है कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं और बी के अंदर देखना है कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब देखें 1000 नंबर्स में से जो जो 3 के टेबल पे जा सकते हैं, ठीक है, यानी 1000C3 आपने जो है वो फाइंड कर लेना है। इसी तरह से 1000 नंबर्स में से कौन कौन से 5 के टेबल पे जा सकते हैं, तो 1000C5 आपने कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो दोनों का आंसर जो आएगा वो आएगा हमारे पास 333 एंड 200। ठीक है, अब देखें ये जो दो हमारे पास आ गए हैं, ये एन ऑफ ए और एन ऑफ बी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, वो एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों के अंदर आ रहे हैं। तो 1000 तक, 1 से 1000 तक ऐसे नंबर्स ले लेने हैं जो 3 के टेबल में भी आते हों और जो 5 के टेबल में भी आते हों, यानी जो 15 के टेबल में आते हों, क्योंकि 3 के टेबल में और 5 के टेबल में दोनों में जो आते होंगे उनका एक मल्टीपल 15 भी होगा ना। तो हमने 1000 में से वो नंबर्स लेने हैं जो 15 के टेबल पे जाते हो, तो 1000C15 ये इस तरह से लिखते हैं ना उसको, 1000C15। ये चीज़ आपने कैलकुलेट कर लेनी है, तो ये हमारे पास आंसर दे देगी जनाब 66। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आपने इसके अंदर पुट करना है तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने और कहा था ना, और का मतलब है यानी दिस यूनियन लेके दिस, यानी ए और बी का यूनियन ले लेना है। तो उसके लिए ये हमारे पास चीज़ मौजूद है, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। 333 प्लस 200 माइनस 66, पहले दोनों को ऐड कर लेना आपने, 533 हो जाएगा, उसमें से 66 को आपने माइनस कर देना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 467। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद कहते हैं बी पार्ट है इसी का, उसमें हमसे कहा जा रहा है हाउ मैनी इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000 आर नीदर मल्टीपल्स ऑफ 3 नॉर मल्टीपल्स ऑफ 5। अच्छा, ए यूनियन बी क्या है, जो 3 और 5 इधर और वाली सिचुएशन आ जाती है ना, कि हमने पार्ट ए में जैसे देखा था कि 3 के मल्टीपल्स और 5 के मल्टीपल्स, तो इधर और का अगर उलट कर देंगे तो वो नीदर नॉर हो जाएगा, यानी ए यूनियन बी का उलट क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे, यानी ना तो वो 3 के टेबल में आ रहे हैं, ना ही वो नंबर 5 के टेबल में आ रहे हैं जो इस सेट के अंदर मौजूद होंगे। तो एन ऑफ ए यूनियन बी होल इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगा, इंटरसेक्शन कैसे आता है, यू में से हम उसको माइनस कर देते होते हैं ना जिसका हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, यानी एन ऑफ यू में से आपने एन ऑफ ए यूनियन बी को माइनस कर देना है। अब एन ऑफ यू यानी टोटल नंबर वो कितने हैं, 1000 है। एन ऑफ ए यूनियन बी ऊपर आपने निकाला था 467 आ रहा था। ठीक है, दोनों को आप माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 533। 533 नंबर्स ऐसे हैं 1 से 1000 के दरमियान जो कि ना तो 3 के टेबल में आते हैं ना ही 5 के टेबल में आते हैं। ठीक है, उसके बाद इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है फॉर 3 and 4 सेट्स। ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए आपने याद रखने। अगर तो 3 सेट्स है ना तो फिर क्या होता है, देखें हमने ए यूनियन बी यूनियन सी लिखना है। ठीक है, अब ए यूनियन बी यूनियन सी में हम देखें, ए यूनियन बी जब हम लिखते थे तो हम क्या करते थे, पहले ए और बी दोनों का अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेते थे, फिर दोनों के कंबाइन इंटरसेक्शन ले लेते थे। यहाँ पे भी यही कुछ करना है आपने, पहले ए बी और सी तीनों के अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेने हैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। फिर हमने इंटरसेक्शन लेना होता था, यहाँ पे तो 2 ही सेट थे ना ए और बी, तो हमने उन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन लिया, लेकिन यहाँ पे 3 है तो हम 2-2 करके उनके आपस में जितने पॉसिबल वेज बनेंगे वो सारे बनाएंगे, यानी पहले ए और बी का इंटरसेक्शन ले लें। ठीक है, फिर बी और सी का इंटरसेक्शन ले लें, फिर ए और सी का इंटरसेक्शन ले लें, तो तीनों हो गए ना, ए और बी का, फिर बी और सी का, फिर ए और सी का, 2-2 कर लिए। अब 3-3 करने हैं, यानी 3 का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
ठीक है। और साइंस कैसे लगाने हैं, जो सिंगल सिंगल होते हैं ना उनके साथ आता है प्लस, जब दो दो का इंटरसेक्शन ले रहे होते हैं तो हमारे पास वो माइनस में आते हैं, और जब तीन होते हैं तो उनको हम प्लस में लाते हैं। आगे अगर हम जाएंगे 4 पे तो वो फिर जो है वो माइनस में आएगा, यानी ऑल्टरनेट साइन, सिंगल वाले पॉजिटिव, डबल वाले नेगेटिव, थर्ड ट्रिपल वाले फिर पॉजिटिव। और अगर मैं इसी तरह से यहाँ पे 4 सेट्स कर देती हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, तो फिर क्या होगा, पहले तो वही कि चारों का अलग अलग आपने जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेने हैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ डी। ठीक है, एक एक कर लिया, अब दो दो करने हैं। ठीक है, और एक एक वाले पॉजिटिव आते हैं, दो दो वाले नेगेटिव आते हैं। माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन डी। ए को तीनों के साथ कर लिया, अब बी को कर लें, बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन डी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब सी को कर लें सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो दो दो वाले सारे हो गए, अब आपने तीन तीन वाले कर लेने हैं, और दो दो वाले माइनस में थे, तीन तीन वाले अब फिर प्लस में आएंगे सारे। तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले ए बी सी का ले लें इंटरसेक्शन, फिर ए बी और डी का ले लें, फिर ए सी और डी का ले लें। ठीक है, फिर बी सी और डी का ले लें। ठीक है, तीन तीन वाले हो गए सारे। देखिए हमारे पास ए बी सी हो गया, ए बी डी हो गया, ए सी डी हो गया और बी सी डी। हाँ जी, ये 4 पॉसिबल होंगे। तीन तीन वाले भी सारे हो गए और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब 4 4 करेंगे, 4 करेंगे तो ये चारों यही वाले आ जाएंगे ना, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, क्योंकि 4 में हमारा वो सेम सेट पूरा आ गया। जब वो पूरा सेम आ जाता है लेकिन इंटरसेक्शन के साथ, तो वहाँ पे हमने स्टॉप कर देना होता है। ठीक है, और साइंस फिर देखें, अब यहाँ पे 3 3 के साथ हमने पॉजिटिव लगाया था, तो जब 4 वाला आया तो उसके साथ हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप 3 और 4 वाले भी ओपन कर सकते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए। ठीक हो गया। उसके बाद है जी एक एक्सरसाइज, अ सर्वे ऑफ 100 कॉलेज स्टूडेंट्स गेव द फॉलोइंग डाटा, 8 ओन्ड अ कार, 20 ओन्ड अ मोटरसाइकिल। इसको साथ साथ हम लिखते जाते हैं। देखें जी, एन ऑफ सी, यानी कार वालों को मैं सी कह रही हूँ, एन ऑफ सी जो है वो 8 है, एन ऑफ एम यानी मोटरसाइकिल वाले कितने हैं, 20 हैं, फिर एन ऑफ बी यानी बाईसाइकिल वाले कितने हैं, 48 हैं, और 38 ओन्ड नीदर अ कार नॉर अ मोटरसाइकिल नॉर अ बाईसाइकिल, यानी ना तो उनके पास कार है, ना मोटरसाइकिल है, ना बाईसाइकिल है। इसको हम कैसे लेंगे, इसको हम लेंगे कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि नीदर नॉर आ रहा है ना, तो कॉम्प्लीमेंट वाली सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन किसका कॉम्प्लीमेंट, पहले इसको ईदर और में कन्वर्ट कर लें, यानी जिसके पास कार है या मोटरसाइकिल है या बाईसाइकिल है, तो उसको हम लिखेंगे कार यूनियन मोटरसाइकिल यूनियन बाइक। लेकिन उसका फिर हमने कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, तो वो जो हमने ईदर और लिखा है ना यूनियन में, वो नीदर नॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो कितने हैं हमारे पास, 38 है। और नो स्टूडेंट्स हु ओन्ड अ कार ओन्ड अ मोटरसाइकिल, यानी कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसके पास कार हो और मोटरसाइकिल भी हो। ठीक है, यानी दोनों चीज़ें नहीं है, या तो कार होगी या मोटरसाइकिल होगी, दोनों चीज़ें उस स्टूडेंट के, किसी भी स्टूडेंट के पास नहीं है, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम लेना तो वो एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी एंड एम, कार और मोटरसाइकिल दोनों का इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि दोनों एट द सेम टाइम किसी भी स्टूडेंट के पास मौजूद नहीं है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ओन्ड अ बाईसाइकिल एंड ईदर अ कार और अ मोटरसाइकिल, यानी बाईसाइकिल के साथ कार और फिर बाईसाइकिल के साथ मोटरसाइकिल, ये या ये किस किस के पास है। तो एंड, बाईसाइकिल का एंड लेना है पहले कार के साथ, एंड में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं ना, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बाईसाइकिल एंड कार, बाईसाइकिल एंड कार। ठीक है, और फिर बाईसाइकिल का ही एंड लेना है मोटरसाइकिल के साथ, यानी बाईसाइकिल का एंड ले लें मोटरसाइकिल के साथ, एंड में हम इंटरसेक्शन लेते हैं, और फिर इन दोनों का आपस में और ले लेना है आपने, और का मतलब है दोनों को हमने क्या कर देना है, प्लस। तो ये चीज़ आपने फाइंड करनी है, समझ आ रही है। इसको दोबारा देख लें कि आपने क्या करना है, बाईसाइकिल एंड ईदर अ कार और अ मोटरसाइकिल, यानी बाईसाइकिल का एंड कार के साथ भी, बाईसाइकिल का एंड मोटरसाइकिल के साथ भी, और दोनों का आपस में आपने और ले लेना है, ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा अब देखें हमारे पास क्या है,
देखिए हमारे पास 3 वाले हैं ना यहाँ पे, यानी 3 सेट्स हैं एक साथ, ठीक है। तो अभी जो हमने इंक्लूजन एक्सक्लूजन पढ़ा 3 के लिए हम वो यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, यूनियन नहीं है, तो हमें तो पहले यूनियन निकालना पड़ेगा ना, फिर हम वो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, C यूनियन M यूनियन B का अगर आपने कॉम्प्लीमेंट लिया है तो कॉम्प्लीमेंट से मुराद ये है कि U में से इस चीज़ को माइनस कर दो, C यूनियन M यूनियन B को, ठीक है। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस। तो अब देखें इसकी वैल्यू तो है ना आपके पास कॉम्प्लीमेंट वाले की, कितनी है 38। एन ऑफ यू किसे कहते हैं, टोटल को कहते हैं, वो मैंने सॉरी ऊपर नहीं लिखा। तो टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स थे, 100 स्टूडेंट थे ना, तो यहाँ पे एन ऑफ यू की जगह पे 100 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हमें नहीं दी हुई, तो ये हम यहाँ पे वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, एन ऑफ C यूनियन M यूनियन B, और 100 में से 38 उधर जाके माइनस होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 62। अब हम 3 वाला इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, C यूनियन M यूनियन B किसके इक्वल होगा, अब 3 है ना, तो पहले तो तीनों का अलग अलग ले लेना है, एन ऑफ C प्लस एन ऑफ M प्लस एन ऑफ B, फिर माइनस करना है 2 को करके, 2 का इंटरसेक्शन, C इंटरसेक्शन M कर लें, माइनस C इंटरसेक्शन एन ऑफ C इंटरसेक्शन B कर लें, माइनस एन ऑफ M इंटरसेक्शन B कर लें, 2 करके कर लिए। अब आपने 3 करने हैं, ठीक है, और ये माइनस में थे, 3 वाला प्लस में आ जाएगा, तो 3 में तो वो C इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन B तीनों आ जाएंगे, और वो सेम तीनों आ गए, तो यहाँ पे आपने स्टॉप कर देना। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर लें, इसकी वैल्यू है आपके पास कितनी है 62, इसकी जगह पे 62 आ जाएगा। इक्वल की तरफ एन ऑफ C की वैल्यू हमने ऊपर लिखी हुई है, एन ऑफ C जो है वो कितना है, शुरू में हमने लिखा था 8 है, एन ऑफ M 20 है, एन ऑफ B 48 है, तो तीनों की जगह आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक है। 8 प्लस 20 प्लस 48 माइनस एन ऑफ C इंटरसेक्शन M, एन ऑफ C इंटरसेक्शन M उन्होंने हमें कहा था, सॉरी यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, एम्प्टी सेट था, तो हमने यहाँ पे 0 लगाना था, ठीक है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब C इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन C एक ही बात है, इसी तरह से M इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन M एक ही बात है, और ये दोनों तो हमने फाइंड करने हैं ना, तो इनकी वैल्यूज़ हमारे पास नहीं है, इनको ऐसे ही लिख दें, C इंटरसेक्शन B माइनस एन ऑफ M इंटरसेक्शन B प्लस इसकी वैल्यू एन ऑफ दिस इंटरसेक्शन, ये हमारे पास है। देखें हमने पीछे पढ़ा है कि C और M के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, ऊपर हमने लिखा था ना C और M के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो तीनों का इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा, यानी 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई लेटर जो तीनों में कॉमन आ रहा हो, यानी B और M में कुछ कॉमन होगा तो वो C में नहीं होगा, और अगर C और B में कुछ कॉमन होगा तो वो M में नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसकी जगह पर भी आपने 0 लगा देना है। अब ये जो 2 माइनस में है इनको इस साइड पे ले आए तो दोनों प्लस हो जाएंगे, एन ऑफ C इंटरसेक्शन B प्लस एन ऑफ M इंटरसेक्शन B, ठीक है, और उस साइड पे रह जाएगा 8 20 48, 8 20 48 और 62 वहाँ जाके माइनस होगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14, ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फंक्शंस का टॉपिक आ जाता है, पीछे आपने वैसे पढ़ा हुआ है मिड टर्म के अंदर, थोड़ा सा उसको रिवाइज करवा रहे हैं कि फंक्शन आपको पता है क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक A है और एक जो है वो B है सेट, ठीक है, और A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका कोई ना कोई इमेज जो है वो B के अंदर मौजूद होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 का कोई इमेज मौजूद है सामने, 3 का भी है, 4 का भी है और 5 का भी है, 2 का नहीं है, तो हम कहते हैं कि दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि इसमें सेट A के अंदर यानी जो पहला है उसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद है जिसका इमेज सामने नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फंक्शन के अंदर जितने भी यहाँ पे पहली डोमेन पहले के अंदर है ना, यानी डोमेन पहले वाले को डोमेन कहते हैं ना, और जो दूसरा होता है उसको रेंज कहते हैं, तो डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हों उन सब का कोई ना कोई इमेज लाजमी होना चाहिए B के अंदर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, अब इसमें 1 2 3 4 5 सब का कोई ना कोई इमेज सामने मौजूद है, तो ये एक फंक्शन होगा। हालांकि देखें कि 2 और 5 दोनों C से जाके मिल रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेंज में नंबर्स जो हैं वो एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीट हो सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखें, इसमें भी देखें, अब यहाँ पे 2 और 3 का सेम इमेज आ रहा है, 4 और 5 का भी सेम इमेज आ रहा है, B हालांकि खाली रह गया, लेकिन फिर भी हम इसे फंक्शन कहेंगे, क्योंकि रेंज वाले के अंदर यानी जो B है उसके अंदर सेकंड सेट के अंदर अगर कोई एलिमेंट खाली भी रह गया, यानी उसका कोई रिलेशन नहीं बना पहले के साथ, तो कोई मसला नहीं है। जो फर्स्ट वाला होता है ना उसके सारे एलिमेंट्स के इमेज मौजूद होने चाहिए, ठीक है, इधर से कोई खाली नहीं रहना चाहिए, दूसरे में से अगर कोई खाली रह भी रहा है तो उसमें कोई इशू नहीं है।
नेक्स्ट अपने मेन टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, पिजन होल प्रिंसिपल क्या होता है। सिंपल अल्फाज में मैं आपको इसको समझाती हूँ, लेकिन पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ k+1 और मोर एलिमेंट्स टू अ सेट ऑफ k एलिमेंट्स मस्ट हैव एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स इन द डोमेन दैट हैव द सेम इमेज इन द कोडोमेन। जैसे ऊपर हमने देखा था ना कि 2 का जो है वो यहाँ पे और 3 का ये डोमेन होती है, और ये जिसको मैं रेंज कह रही थी उसको यहाँ पे उन्होंने कोडोमेन कह दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप दो देखें, 2 नंबर्स का सेम इमेज मौजूद है, ये चीज़ असल में वो समझाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं इसको ज़रा सिंपल अल्फाज में करके आपको बताती हूँ कि देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास 4 पिजन्स हैं, पिजन्स हम कबूतरों को कहते हैं ना, ठीक है, और 3 पिजन होल्स हैं। ये क्या मैंने बनाए हैं, पिजन होल्स बनाए हैं, और 4 कबूतर हैं आपके पास। अब एक कबूतर पहले होल में जाके बैठ जाता है, सेकंड दूसरे में जाके बैठ जाता है, थर्ड तीसरे में जाके बैठ जाता है। अब जो 4 वाला है इसको इन्हीं तीनों में से किसी एक में जाके बैठना पड़ेगा ना, या तो वो फर्स्ट में जाएगा या सेकंड में या थर्ड में, क्योंकि और कोई होल यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे बिठा देती हूँ तो अब देखें ये एक होल ऐसा है जहाँ पे 2 पिजन्स एक साथ मौजूद हैं। समझ आ रही है बात की? यानी अगर k पिजन होल्स हैं और k+1 पिजन्स हैं आपके पास, ठीक है, तो k+1 पिजन्स को k पिजन्स के अंदर अगर आपने सेट करना है या अगर उनको रखना है तो कोई एक होल ऐसा होगा जहाँ पे एक से ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई उसमें भी कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम 2 पिजन्स जो है वो एक ही होल के अंदर रेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। इफ़ k+1 और मोर पिजन्स फ्लाई इनटू k पिजन होल्स देन एटलीस्ट 1 पिजन होल मस्ट कंटेन 2 और मोर पिजन्स, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, अमंग एनी ग्रुप ऑफ 367 पीपल देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 विद द सेम बर्थडे। 367 पीपल हैं, ठीक है, और उनमें से कम 2 लोग ऐसे लाजमी होंगे जिनका बर्थडे सेम होगा, सेम डेट पे होगा, ठीक है। आपको पता है एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 366 ले रहे हैं क्योंकि लीप ईयर में आपको पता है कि फेब की 29 तक होती है डेट, तो 366 होते हैं। अगर 366 लोग हैं और हम ये लेट करें कि हर बंदे की बर्थडे डिफरेंट है, एक 1 जनवरी को पैदा हुआ, एक 2 जनवरी को, एक 3 जनवरी को, तो 366 पीपल हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर लोग 367 हो गए हैं लेकिन दिन हमारे पास कितने हैं, 366, तो इसका मतलब है कि 2 लोगों की बर्थडे सेम डेट पे आ रही होगी। सेम यही कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि अगर पिजन एक ज़्यादा है और होल में एक कम है तो 2 पिजन्स को इकट्ठे एक ही होल में आना पड़ेगा। तो सेम बात यहाँ पे आ जाती है कि 2 लोगों की बर्थडे फिर सेम डेट पे होगी, ठीक है। तो ये पिजन होल प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद कहते हैं इन एनी सेट ऑफ 27 इंग्लिश वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स हैं आपके पास। आप कहते हो फॉर एग्जांपल एक ए से शुरू हो रहा है, एक बी से शुरू हो रहा है, जैसे यहाँ पे हम एरोप्लेन ले लेते हैं, ठीक है। एक और वर्ड हम ले लेते हैं बैट, एक हम ले लेते हैं कैट, एक ले लेते हैं डॉग। तो अब देखें हमारे पास हर जो वर्ड है वो डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट लेटर के साथ स्टार्ट हो रहा है। इस तरह से करते जाएं जी तक, तो आप मैक्सिमम कितने वर्ड लेटर्स बना सकते हो, कितने वर्ड्स बना सकते हो, 26 बना सकते हो ना, इस तरह से जिसका स्टार्टिंग डिफरेंट हो। लेकिन अगर आपके पास 27 है, वर्ड्स कितने हैं, 27, तो इसका मतलब है कोई से 2 लेटर्स जो हैं वो सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में कहते हैं व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास टू बी श्योर दैट 2 ऑफ देम आर बोर्न इन द सेम मंथ। यानी कितने बच्चे हों आपके पास तो आप कंफर्म कह सकते हैं कि 2 की बर्थडे तो लाजमी एक ही मंथ में आ रही होगी। अब मंथ्स हमारे पास कितने होते हैं, 12 होते हैं ना, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास 13 स्टूडेंट्स होने चाहिए। यानी पिजन होल्स हमारे पास कितने हैं, 12, तो पिजन्स कितने होने चाहिए, पिजन उससे एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। यानी 13 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनमें 13 स्टूडेंट अगर हों तो उनमें से 2 ऐसे होंगे जिनका बर्थडे सेम मंथ पे आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास होल्स हैं तो पिजन्स जो है वो k+1 होंगे, इसलिए इस 12 में आपने 1 प्लस कर देना, इसीलिए हमने 366 में 1 प्लस कर दिया था, इसीलिए हमने 26 के अंदर 1 प्लस कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहते हैं गिवन एनी सेट ऑफ 7 इंटीजर्स मस्ट देयर बी 2 दैट हैव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 6। यानी जब आप किसी नंबर को 6 से डिवाइड करते हो तो क्या क्या रिमाइंडर्स आ सकते हैं, या तो वो 6 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, या उसका रिमाइंडर 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा। 6 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी नंबर को 6 से डिवाइड करते हो
तो रिमाइंडर हमेशा जो है वो 6 से छोटा आएगा, क्योंकि अगर यहाँ 6 आ जाता है तो फिर तो आप उसको एक स्टेप और डिवाइड कर सकते हो ना, फिर वो 0 हो जाएगा। ये अगर 6 से बड़ा आ जाता है, लेट्स से यहाँ पे 7 आ जाता है या 8 आ जाता है, फिर 6 1 जार 6 करके रिमाइंडर फिर देखें यहाँ पे 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 आ जाएगा, या अगर 8 होगा तो 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 आ जाएगा। वो रिमाइंडर फिर अगेन इससे छोटा होगा, यानी जब आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर हमेशा उस नंबर से छोटा आता है, या 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 आ सकता है, इसके अलावा नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास रिमाइंडर्स जो है वो पॉसिबल कितने हैं, 0 से 5 तक। तो पिजन होल प्रिंसिपल अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, यानी k की वैल्यू क्या हो गई, 6। पिजन होल कितने हैं, 6। तो पिजन्स कितने होने चाहिए, k+1 होने चाहिए, यानी 6+1, तो हमारे पास कितने नंबर्स होंगे, 7। फिर ऐसा हो सकता है कि 2 का रिमाइंडर जो है वो सेम आ जाएगा, क्योंकि अगर 6 नंबर हैं तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है पहले का रिमाइंडर 0 आ जाए, दूसरे का जो है वो 1 आ जाए, तीसरे का ये, चौथे का ये, पांचवें का ये और छठे का ये, सातवें का क्या होगा, वो इन्हीं में से फिर कोई एक होगा। तो फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास पहला नंबर था ना A, फिर B, फिर C, D, E, F और फिर G, ये 7 नंबर हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले का रिमाइंडर ये आ जाता है, दूसरे का ये आ जाता है, तीसरे का ये, चौथे का, पांचवें का और छठे का। अब सातवें का रिमाइंडर फिर इन्हीं में से कोई एक आएगा, फॉर एग्जांपल उसका रिमाइंडर भी हमारे पास 3 आ जाता है। तो अब देखें 3 पे 2 एरोज आ रहे हैं, यानी वही पिजन होल वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि एक होल के अंदर कम से कम 2 पिजन्स होंगे। तो यहाँ पे भी एक रिमाइंडर जो है वो एटलीस्ट 2 नंबर्स का लाजमी आएगा अगर हम उसको 6 से डिवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट है, हाउ मेनी इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 मस्ट यू पिक इन ऑर्डर टू बी श्योर ऑफ गेटिंग 1 दैट इज डिविजिबल बाय 5। यानी 1 से 100 तक कितने नंबर्स हैं जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं, 5 के टेबल में आते हैं। यानी 100 तक अगर आप 5 का टेबल पढ़ें तो आपको 20 नंबर्स मिलेंगे जो कि 5 से डिवाइड हो सकते हैं 1 से 100 के दरमियान। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस तरह से लिखते जाएं। 100 तक जब आप जाएंगे, अगर आप काउंट करें उनको, तो वो 20 नंबर होंगे जो 5 के टेबल में आते हैं। ठीक है, अब वो 20 नंबर के अलावा बाकी कितने हैं जो 5 के टेबल में नहीं आते, यानी 80 नंबर ऐसे हैं जो 5 के टेबल में नहीं आते, दे आर नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इसका मतलब है कि 80 आर नॉट डिविजिबल बाय 5, लेकिन अगर आप 81 नंबर ले लें तो उनमें से एक कम से कम ऐसा लाजमी होगा जो इसमें से हमें उठाना पड़ेगा बाकी 20 में से। इसका मतलब है 1 नंबर ऐसा होगा बीच में दैट इज़ डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो शुरू में बस आपने थोड़ी सी इस तरह से थ्योरी बता देनी है कि 20 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 एंड 80 आर नॉट डिविजिबल बाय 5। 80 नंबर्स ऐसे हैं जो कि डिवाइड नहीं हो रहे 5 से। ठीक है, तो 81 नंबर अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उनमें फिर कम से कम एक ऐसा होगा जो कि आपको उसमें से उठाना पड़ेगा जो कि डिविजिबल बाय 5 है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है लेट a इज इक्वल टू 1 to 10, सपोज 6 इंटीजर्स आर चूजन फ्रॉम a, मस्ट देयर बी 2 इंटीजर्स हुज सम इज 11। अच्छा, पहले तो आप देखें कि इनमें से कौन कौन से उठाएं, अगर हम तो उनका सम 11 आएगा, 1 से 10 तक है ना। अच्छा, अगर मैं 1 और 10 को उठा लूँ तो इनको ऐड करने से भी 11 मिलेगा। 2 और 9 ले लें, उनको ऐड करने से भी 11 मिलेगा। 3 और 8 का सम भी 11 होगा। इसी तरह से 4 और 7 का सम भी 11 होगा, और 5 और 6 का सम भी 11 होगा। ये पॉसिबल सेट्स हैं, यानी पॉसिबल पेयर्स हैं उन नंबर्स के जिनको आपस में ऐड करके हमें 11 मिल रहा है। ठीक है, अब हमने कितने नंबर उठाने हैं, उन्होंने कहा है 6 इंटीजर चूज़ करने हैं आपने। अब 6 इंटीजर्स चूज़ करें, फॉर एग्जांपल मैं 5 करती हूँ, 1 2 3 4 5। तो पहले 5 अगर मैंने चूज़ किए हैं तो अब देखें हर सेट में वो एक एक मौजूद है, इसमें भी एक है, इनमें से कोई भी ऐसे नहीं है जो दोनों इकट्ठे एक ही सेट में आ रहे हो। 1 और 2 इकट्ठे कहीं नज़र नहीं आ रहे हमें, 1 अलग है 2 अलग है। 1 और 3 हमें कहीं इकट्ठे नज़र नहीं आ रहे, 1 अलग है 3 अलग है। ठीक है, सारे अलग अलग सेट्स में पड़े हुए हैं, लेकिन ये तो मैंने 5 सेलेक्ट किए हैं, हमें उन्होंने कितने कहा है 6 सेलेक्ट करें। अब वो छठा अगर मैं एक और सेलेक्ट करती हूँ तो अब देखें 2 नंबर ऐसे आ गए हैं जिनको हम देख रहे हैं कि वो सेम सेट के अंदर पड़े हुए हैं, यानी उनको प्लस करके 11 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं तरतीब से नहीं भी जाती ना, आप रैंडमली भी उठा लें तो इसी तरह से होगा। ठीक है, यानी अगर आप 6 नंबर उठाएंगे तो उनमें से कम 2 का सम लाजमी 11 होगा। फॉर एग्जांपल 1 ले लें, 3 ले लें, 5 ले लें, 7 और 9 ले लें।
ठीक है। तो अब ये तीनों, ये पांचों जो है वो अलग अलग पड़े हुए हैं, लेकिन अभी मैंने ये 5 सेलेक्ट किए हैं, मुझे एक और करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स से मैं ये वाला कर लेती हूँ। अब देखिए 2 और 9 को ऐड करके फिर 11 आता है, तो इसलिए यहाँ से वो ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप 6 इंटीजर्स उठाते हो तो उनमें से कम 2 लाजमी ऐसे होंगे जिनको ऐड करके आपके पास 11 आएगा। उसके बाद आ जाता है जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल। जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल में क्या है कि अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ n dot k plus 1 or more elements to a set of n elements must have at least k plus 1 elements in the domain that have the same image in the कोडोमेन, ठीक है। और इसी को अगर हम पिजन होल की फॉर्म में लेकर जाएं तो इसका मतलब है, तो उसमें कहते हैं कि इफ़ n डॉट k प्लस 1 और मोर पिजन्स फ्लाई इनटू n पिजन होल, यानी इतने पिजन्स जो हैं वो n पिजन होल के अंदर फ्लाई करते हैं, तो कम से कम एक पिजन होल ऐसा लाजमी होगा जहाँ पे k प्लस 1 पिजन्स जो हैं वो रेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। ये भी सिंपल सा इसकी एक्सरसाइज देख लें। सपोज अ लॉन्ड्री बैग कंटेन मैनी रेड, वाइट एंड ब्लू सॉक्स, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सॉक्स दैट वन नीड्स टू चूज इन ऑर्डर टू गेट 2 पेयर्स ऑफ द सेम कलर। 2 पेयर उठाने हैं सेम कलर के, यानी 2 पेयर का मतलब है 4 सॉक्स होंगी, ठीक है। अब देखिए आपके पास कितनी सॉक्स के मतलब वैरायटीज़ हैं, रेड, वाइट एंड ब्लू, यानी n की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 3 हो गई, जिसमें से हमने चूज़ करना है ना वो हमारे पास 3 हो गए, ठीक है। और आपने चूज़ कितने करने हैं, 4 आपको जो है वो चाहिए ना सेम। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द सॉक्स दैट वन नीड्स टू चूज इन ऑर्डर टू गेट 4 सॉक्स, ठीक है। आपको 4 सॉक्स चाहिए, यानी ये है ना ये k प्लस 1 है, क्योंकि अब हम k नहीं ले रहे हैं, अब हम k प्लस 1 पिजन्स ले रहे हैं। पीछे हम k पिजन्स ले रहे थे और k प्लस 1 जो है हमारे पास वहाँ पे पिजन होल्स थे, लेकिन यहाँ पे k प्लस 1 हमारे पास पिजन्स हैं और n पिजन होल्स हैं, ठीक है। तो पिजन होल्स की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गई और पिजन्स जो है वो k प्लस 1 हो गए। तो यहाँ से देखिए अगर k प्लस 1 4 है तो k कितना होगा, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो k की वैल्यू तो 3 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। और हम फिर अगर n डॉट k प्लस 1 यूज़ करते हैं, n डॉट k प्लस 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 जो हमने ऊपर लिखी है, k की वैल्यू भी 3 आ गई और प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ार ना, क्योंकि डी मैथ्स के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होता है फिर आप उसको प्लस करते हो, तो 3 3 ज़ार 9, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, यानी कम से कम आपको उस लॉन्ड्री बैग में से 10 सॉक्स उठानी पड़ेंगी, तब जाके उनमें से 4 जो है वो सेम कलर की आएंगी, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये MCQ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लोर ऑफ x और सीलिंग ऑफ x। ये क्या होता है, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। कहते हैं गिवन एनी रियल नंबर x, द फ्लोर ऑफ x डिनोटेड बाय, फ्लोर किसे कहते हैं, हम ज़मीन को कहते हैं ना, ठीक है। फ्लोर किसे कहते हैं, ज़मीन को कहते हैं। तो जब आप फ्लोर ऑफ x लिख रहे हो तो आप ये मॉड का साइन होता है ना वो लगा के, लेकिन इसका एज नीचे की तरफ आपने बना देना है, ये होती है फ्लोर ऑफ x की नोटेशन। इसी तरह से अगर आपने सीलिंग ऑफ x लिखनी है, सीलिंग का मतलब क्या होता है, छत, तो यानी आपने इसको ऊपर की तरफ एजेस बना देने, ठीक है। ये फ्लोर ऑफ x है और ये सीलिंग ऑफ x है। इसके अंदर करना क्या होता है, हमने फ्लोर के अंदर ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास पॉइंट्स में लिखा हुआ है ना 2.39 और आपने फ्लोर ऑफ x फाइंड करना है, तो आप देखते हैं कि पॉइंट से पहले क्या है, 2 है, तो आप सिर्फ वो लिख लेते हो, ठीक है। अगर आप इसको नंबर लाइन पे देखें तो नंबर लाइन पे क्या होता है, 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, या -1 -2 -3 होता है, ठीक है। तो फ्लोर के अंदर आपने देखना 2.39 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ना, उससे पीछे वाले नंबर पे राउंड ऑफ कर देना है उसको आपने। और सीलिंग ऑफ x में उससे आगे वाले नंबर पे राउंड अप कर देना है, यानी अगर आपने इसी 2.39 की सीलिंग फाइंड करनी होती, फ्लोर नहीं सीलिंग फाइंड करनी होती, तो फिर हम क्या करते 2.39 को जहाँ पे वो आ रहा है उससे आगे वाले नंबर पे राउंड अप कर देते, यानी 2.39 को हम फिर राउंड अप करके क्या लिखते, 3 लिखते। यहाँ पे हम राउंड ऑफ करते हैं, यहाँ पे हम राउंड अप करते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लें, द फ्लोर ऑफ x डिनोटेड बाय दिस इज लार्जेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन और इक्वल टू x, यानी यहाँ पे x हमारा मौजूद है ना, तो स्मॉलर देन x या इक्वल टू x। इक्वल टू x कैसे होगा, यानी अगर आपने 2 की फॉर एग्जांपल लेनी है, फ्लोर ऑफ x लेना है तो वो 2 ही आएगा, ठीक है। तो इक्वल भी आ सकता है, लेकिन अगर पॉइंट्स में है तो फिर आप स्मॉलर देन x लेते हैं, वो इंटीजर जो इसके सबसे करीब तरीन है स्मॉलर। इसी तरह से सीलिंग ऑफ x की डेफिनेशन क्या होती है वो भी देख लें। सीलिंग ऑफ x में हमें कहते हैं कि डिनोटेड बाय दिस स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ठीक है। इस x के साथ स्मॉलेस्ट इंटीजर यानी उसके करीब तरीन इंटीजर जो इससे बड़ा हो या उसके इक्वल हो।
अब यहाँ पे देखें हमें जो है वो इनकी फ्लोर और सीलिंग फाइंड करनी है। 25/4 है ना हमारे पास, ठीक है। 25/4 को अगर आप पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हो तो आपके पास क्या आता है? इसको अगर आप पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लें डायरेक्ट 25/4 को, तो आंसर 6.25 आता है, ठीक है। तो मैंने दोनों को पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया। और अगर आपने इसका फ्लोर फाइंड करना है, फ्लोर में मैंने कहा था कि आप उसको राउंड ऑफ करते हो, यानी पॉइंट से पीछे वाली चीज़ लिख लेते हैं, सिर्फ 6, ठीक है। और सीलिंग के अंदर हमने उसको राउंड अप करना होता है, यानी 6 से आगे कौन सा इंटीजर आएगा? 7, तो इसको 7 पे आपने राउंड अप कर लेना है, ठीक है। इसी तरह से अगर पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है 0.999, तो इसका जब आपने फ्लोर फाइंड करना है तो ये 0 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। और अगर आपने इसकी सीलिंग फाइंड करनी है तो ये 1 पे, क्योंकि ये 1 के करीब आ रहा है ना, 0 से अगला नंबर क्या होता है? 1। जैसे 6 से अगला नंबर 7 था, तो इसको हमने 1 पे राउंड अप कर देना है, ठीक है। इसी तरह से अगर माइनस में नंबर आ जाता है फिर क्या करना है? फिर आपने ना ऐसे ही नहीं कर देना, वो गलत हो जाएगा। फिर आप नंबर लाइन को सामने रख के फिर कीजिएगा, फिर अच्छे से आपको समझ आएगी, क्योंकि माइनस में नंबर्स आगे पीछे हो जाते हैं ना, बड़ा नंबर जो है वो छोटा हो जाता है। देखिए ये आपके पास 0 है, फिर यहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे -2 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है। अब आपके पास है -2.01। -2.01 कहाँ पे आएगा? क्योंकि यहाँ पे 1.1, 1.2, 1.8, 1.9 के बाद 2 आएगा, और 2 से इधर फिर 2.01, 2.02, इस तरह से आगे चलते जाएंगे नंबर्स, ठीक है। तो ये 2 और 3 के दरमियान में आ रहा है कहीं पे, ये इसकी लोकेशन है। अब देखें आपने इसको राउंड ऑफ करना है, फ्लोर के अंदर राउंड ऑफ, यानी इससे पीछे वाला नंबर लिखना है। तो इससे पीछे वाला नंबर क्या है? -3 है, तो ये -3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये नहीं कर देना कि 2 है तो आपने 2 लिख देना है पॉइंट से पहले वाला। माइनस में हम ये चीज़ नहीं देखते, अगर तो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो फिर तो सिर्फ पॉइंट से पहले वाला नंबर आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने इस तरह से नंबर लाइन के थ्रू देखना है। अब -2.01 की अगर आपने सीलिंग देखनी है, तो सीलिंग का मतलब है इससे आगे वाला जो इंटीजर आपको नज़र आ रहा है, इससे आगे वाला इंटीजर क्या है? -2 है, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो उनको आपने कैसे सॉल्व करना है? देखिए 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको ना आपने जनरलाइज्ड पिजन होल की फॉर्म में लेकर जाना है। वो हमने क्या पढ़ी थी? n.k + 1, ठीक है। n.k आ गया, +1 हमें चाहिए, खुद से +1 भी कर दें, -1 भी कर दें, और माइनस वाले को ना आपने लिख लेना है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ये इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें आपने इसी तरह से करना है। अब ये 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। अब 7 4 ज़ा 28, 28 + 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। अब आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। इस n की जगह 29 पुट करके देखें, और नीचे क्या है? 7 है, तो डिवाइड करें तो हमारे पास 4 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। और इसको अगर आप, क्योंकि आपने इसकी जो है वो सीलिंग फाइंड करनी है ना, तो सीलिंग फाइंड करें तो 4 को हम उससे अगले नंबर पे राउंड अप कर देते हैं, जो कि हमारे पास 5 आ जाएगा, यानी हमने बिल्कुल ठीक किया है। अच्छा, अगर आप इस तरह ना करते, यानी हम जब 7 को दूसरी साइड पे लेकर गए हैं तो मैंने 7 को पहले लिख दिया ना, 7.5। अगर मैं 5 के बाद 7 को लिख देती, ये भी तो ठीक है कि 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके उसने मल्टीप्लाई हो जाना है, तो पहले ना लिखें उसको बाद में लिख दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? चेक कर लेते हैं। देखें, +1 - 1 करें, और 5.7 - 1 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब 6 5 ज़ा 30, 30 में 1 ऐड करें तो ये तो 31 आ गया। आंसर तो दोनों डिफरेंट आ गए हमारे। तो फिर कैसे पता चलेगा कि हमने अब 7 को पहले लिखना है या बाद में लिखना है? ठीक है, तो आंसर डिफरेंट आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको भी चेक करो तो आंसर आपका ठीक है। कैसे? n की जगह 31 लिखें, 31 को 7 से आप डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा? अगेन 7 4 ज़ा 28, 4 पॉइंट समथिंग आएगा ना। उसकी आपने फिर सीलिंग फाइंड करनी है। सीलिंग फाइंड करनी है तो 4 को फिर आप राउंड अप करोगे तो वो 5 ही आंसर आपको देगा। ठीक है, तो अगर आप उसको पहले लिख लेते हैं या बाद में लिख लेते हैं कोई मसला नहीं है। आपकी बुक में वैसे उन्होंने पहले लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, ये आप लोगों ने खुद कर लेनी है। n/9 = 6, तो 9 को उधर ले जाना है आपने। ठीक है, 9.6, फिर खुद से -1 भी कर देना है, +1 भी कर देना है, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। समझ आ गई? उसके बाद है पिजन होल प्रिंसिपल। दोबारा से उन्होंने रिपीट कर दिया कि उसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल्स किए हैं ना n/7 वाली। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि अगर n पिजन्स फ्लाई करते हैं k पिजन्स होल के अंदर, तो एटलीस्ट 1 पिजन होल मस्ट कंटेन n/k, और ऊपर सीलिंग का साइन है। ठीक है, फ्लोर का नहीं है, n/k और मोर पिजन्स। तो स्टेटमेंट वही है, मतलब कॉन्सेप्ट वही है, बस स्टेटमेंट को ना वो डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर आपको डिफाइन करके दिखा रहे हैं। तो ये MCQs के लिए आपने याद रखनी है। ठीक है, अगर इस तरह से सीलिंग की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आप जो है वो इस तरह से उसको कन्वर्ट करके आंसर दे सकते हो, वरना सेम वही पीछे जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है पिजन होल का, उसी को आपने फॉलो करना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल उन्होंने दे दी, अमंग 100 पीपल देयर एटलीस्ट 100/12
हु वर बॉर्न इन द सेम मंथ, यानी अगर 100 लोग हैं आपके पास और कितने लोग ऐसे होंगे जो कि सेम मंथ के अंदर पैदा हुए होंगे। ठीक है, तो देखिए ना 100 लोग हैं हमारे पास और टोटल मंथ्स कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 100 को आपने किस पे डिवाइड कर देना है, 12 पे। ठीक है, अब 100 बाई 12 करें तो हमारे पास 8 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा और इसकी आपने सीलिंग लेनी है, क्योंकि पिजन होल प्रिंसिपल में हमने पढ़ा है कि अगर हम इस तरह से फाइंड कर रहे हैं अपना आंसर तो हमें उसकी सीलिंग लेनी है, फ्लोर नहीं लेना। ठीक है, तो सीलिंग ऑफ x लेंगे तो 8 को हम राउंड अप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कम से कम 9 लोग ऐसे होंगे जो कि सेम मंथ के अंदर पैदा हुए होंगे। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स required in a discrete math class to be sure that at least 6 will receive the same grade if there are 5 possible grades। 5 grades हैं आपके पास A B C D और F। तो कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्क्रीट मैथ के अंदर एनरोल हों ताकि 6 बच्चों को ना सेम ग्रेड मिले। अब देखिए हमें टोटल स्टूडेंट्स नहीं पता कितने हैं, जैसे यहाँ पे हमें पता था कि टोटल जो है वो 100 लोग हैं तो हमने 100 को डिवाइड किया ना, लेकिन यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पता तो वो हमने n रख लेना है कि वो हमें नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ पे मंथ्स कितने थे जो हमने डिवाइड करने थे, 12, तो हमने 12 से डिवाइड किया। यहाँ पे कितने ग्रेड्स हैं जो हमें उन सब में डिवाइड करने हैं, 5 ग्रेड्स हैं, तो हम इसको 5 पे डिवाइड करेंगे और आंसर हमारा क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, यानी 6 स्टूडेंट्स को जो है वो सेम ग्रेड मिलना चाहिए। तो इसको इसी तरह से आपने ओपन कर लेना है, 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा n इज इक्वल टू 5.6 और फिर खुद से -1 और +1 कर दें, इसको ब्रैकेट में रखें। 5 इंटू यहाँ पे भी 5 आ जाएगा +1, 5 5 25, 25 +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा आपके पास। ठीक है,